ओके, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के प्रीवियस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमको ये समझ में आया बराबर कि एक्सेप्शन मतलब ऐसी रन टाइम सिचुएशन जो अक्कर होगी और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होगा बराबर, और सडन टर्मिनेट होगा यूज बराबर। और जब तक एक्सेप्शन नहीं आता तब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और जैसे एक्सेप्शन आया कि वहां से ऑनवर्ड्स एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होगा। और हमने ये भी बात की कि उस एक्सेप्शन को अक्कर होने से तो हम नहीं रोक सकते बराबर। अगर कोई इनवैलिड सिचुएशन आई तो एक्सेप्शन अक्कर तो होगा, और हम उस एक्सेप्शन को अक्कर होने से नहीं रोक सकते, पर हम उस एक्सेप्शन से होने वाले टर्मिनेशन को जरूर रोक सकते हैं बराबर। और उसी टर्मिनेशन को रोकने के लिए हमें उस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता है, या ऐसा बोलो कि हमें उस एक्सेप्शन का कोई सॉल्यूशन या कोई अल्टरनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा बराबर। और उसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करना, मींस प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन। फिर हमको ये समझ में आया कि एक्सेप्शन के लिए जो बहुत लोगों को गलत फहमी है कि अगर गलत इनपुट दिया तो एक्सेप्शन आया बराबर, कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गलत इनपुट से एक्सेप्शन को कोई कंसर्न नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने जो गलत इनपुट दिया वो इनपुट किसी स्टेटमेंट में यूज हुआ और उस स्टेटमेंट के वजह से एक्सेप्शन आया, उस स्टेटमेंट के आगे प्रोसेस ना कर पाने की वजह से एक्सेप्शन आया, राइट। पर ऐसा नहीं होता कि इनवैलिड इनपुट, रॉन्ग इनपुट से एक्सेप्शन आया, दैट इज रॉन्ग। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल भी परफॉर्म करके बताता इसके बाद, जिससे आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि गलत इनपुट की वजह से एक्सेप्शन नहीं आता, पर उस इनपुट का कहीं पे तो भी यूज हो रहा था और उस यूज के इलीगल होने की वजह से एक्सेप्शन आया, राइट। तो मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि एक्सेप्शन एक रन टाइम सिचुएशन जो प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा, आप उस टर्मिनेशन को रोक सकते हैं, जिसको कहते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करना। और हमने पिछले लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि एक्सेप्शन को हैंडल करना क्यों जरूरी है। भाई प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा तो होने देंगे, पर एक्सेप्शन हैंडल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया आधे से ही या एक्सेप्शन आते ही, तो जो रिसोर्सेस ओपन है, जो रिसोर्सेस कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड का कनेक्टेड ही रहेंगे, और फिर हो सकता है वही रिसोर्स किसी और थ्रेड को अवेलेबल ना हो। सो इसलिए हमको ऐसा चाहिए कि कोई रिसोर्स सक्सेसफुली रिलीज हो ताकि वो दूसरे थ्रेड्स को, दूसरे किसी एप्लीकेशन को अवेलेबल हो। सो देयरफॉर आई गेस कि प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूट होना जरूरी है। और नॉर्मली भी देखो तो अगर एक एज अ प्रोग्रामर की इंप्रेशन भी, एक प्रोग्रामर की इंप्रेशन भी तभी बचेगी अगर आपका वो प्रोग्राम पूरा रन होगा बराबर। तो और ये भी फाइनल और एक बार कि एक्सेप्शन किसी भी तरीके के कंपाइलेशन के टाइम पे नहीं पकड़ी जाती क्योंकि वो रन टाइम सिचुएशंस। लोग क्यों कहते हैं ऐसा कंपाइल टाइम का, मैं आपको आगे समझाऊंगा। हाँ, तो जो मैं कह रहा हूं कि एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे कभी नहीं पकड़ी जाती। एक्सेप्शन ना ही रॉन्ग इनपुट की वजह से आता है। एक्सेप्शन आना ना ही प्रोग्रामर की गलती है और ना ही यूजर की गलती है। आप समझो ऐसा कोई सिचुएशन बन गया जिससे वो एक्सेप्शन अक्कर हो गई, वो प्रोग्रामर की गलती नहीं थी। देखो एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता आपको। हमने कई सारी बार बुक माई शो से टिकट बुक किया सिनेमा का, उसमें से किसी को तो भी ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे कि आपने टिकट बुक की, प्रोसेस हुई, सीट भी बुक हो गई, आपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का नंबर एंटर किया, अकाउंट में से पैसे भी डेबिट हो गए, बैंक का आपका मैसेज भी आया, पर फिर भी वो
कुछ तो प्रोसेस हो रहा था बुक माई शो में और आपका सडन मैसेज आ गया कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस समथिंग वेंट रॉन्ग, पर पैसे कटने का मैसेज आया था। भले नो डाउट बैंक वाले वो पैसे 1 दिन में 2 दिन में रिफंड कर देते, पर मुझे बताना है कि वो बुक माई शो का भी एप्लीकेशन जो हजारों बार आपकी टिकट सक्सेसफुली बुक कर चुका है, फिर भी वो एक आधी बार आपकी टिकट बुक करने में फेल हो सकता है। सो दैट इज व्हाट एन एक्सेप्शन। क्योंकि सोचो बुक माई शो में भी क्या डायरेक्टली थोड़ा आपको बुक माई शो ने सिनेमा का टिकट बुक करके दिया होगा। सोचो एज अ यूजर, एज एन एंड यूजर आपने वो टिकट बुक की, बराबर, या एप्लीकेशन को चलो शुरू करो एकदम, तो आपने बुक माई शो के सर्वर को ऑर्डर दिया, बुक माई सर्वर के ऑर्डर से वो पीवीआर के सर्वर को ऑर्डर गया, पीवीआर के सर्वर से वो आपके बैंक के क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड के सर्वर को मैसेज गया, वहां से पैसे कटे और कंफर्मेशन मिला वापस रिटर्न। दैट इज बैंक में से वो कंफर्मेशन गया पीवीआर के सर्वर को, पीवीआर के सर्वर में से वो कंफर्मेशन में गया बुक माई शो के सर्वर को, और बुक माई शो के सर्वर से वो कंफर्मेशन रिटर्न आया आपके एप्लीकेशन में। तो सोचो एक आपकी टिकट बुकिंग कितने लेयर पार करके गया, और उन हर लेयर में कोई तो भी वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। जरूरी नहीं कि सभी लेयर्स में सभी सर्वर ने सेम टेक्नोलॉजी यूज की होगी, सेम डेटाबेस यूज किए होंगे, सेम डेटा टाइप यूज किए होंगे, बराबर, क्योंकि बुक माई शो का सर्वर किसी और ने बनाया, पीवीआर का सर्वर किसी और ने बनाया, बैंक का सर्वर किसी और ने बनाया, फिर भी उन्होंने हो सकता है अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज की, फिर भी आपके पूरे आखिरी तक के प्रोसेस सक्सेसफुल हुए। पर उसमें से किसी एक आधी बार कोई तो भी बीच का लेयर फ्लॉप हो गया, बीच का कोई तो भी टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो गया, जिससे वो कहीं पे तो भी डिस्टर्ब हो गया और आगे का प्रोसेस उसने इंटरप्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली रिवर्स में आते आते आपको मैसेज आ गया स्क्रीन पे बुक माई शो के समथिंग वेंट रॉन्ग। तो वो ना ही तुम्हारी गलती थी क्योंकि तुम भी हजारों बार टिकट बुक कर चुके, और ना ही बुक माई शो वाले की गलती थी क्योंकि बुक माई शो वाला भी अब तक हजारों लाखों टिकट बुक कर चुका। पर कोई तो भी ऐसी इंटरनल सिचुएशन ऐसी आई जिससे एक्सेप्शन आया और आपका टिकट बुक नहीं हो पाया। समझा? तो मैं ये इतना लंबा एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे बस आपको यही प्रूव करना है कि एक्सेप्शन प्रोग्रामर की भी गलती नहीं है और कोई एंड यूजर की भी गलती नहीं, बराबर। और जो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक्सेप्शन कभी भी कंपाइल टाइम पे जनरेट नहीं होता और ना ही कभी मालूम किया जाता है। और यही प्रूफ करने के लिए तो मैंने आपको एक एग्जांपल करके समझाया था डिवीजन का। यहाँ पे हमको मालूम है कि b का वैल्यू 10 है, c इक्वल टू a डिवाइड बाई b इज गोइंग टू बी अ मैथमेटिकल एरर। पर फिर भी ये आपका प्रोग्राम, इफ यू रिमेंबर, ये आपका प्रोग्राम कंपाइल जरूर हुआ था क्या? देखो cd ये आपका प्रोग्राम test.java, सॉरी, और फिर आप उसको रन करेंगे, बराबर। तो ये तो बराबर आया, मेन स्टार्ट्स और परफॉर्मिंग डिवीजन, मतलब वो ये एग्जीक्यूट किया, ये भी एग्जीक्यूट किया। नाउ हियर एक्सेप्शन हैपेंस, एक्सेप्शन अकर्स एंड योर प्रोग्राम टर्मिनेट्स। पर जब तक चल रहा था तब तक चला है। तो यही तो एक्सेप्शन का पॉइंट है कि जब तक कम, इसलिए तो एक्सेप्शन कभी कंपाइल टाइम पे कंसीडर नहीं होता ना, कंपाइल टाइम पे पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि कंपाइलर को थोड़ी मालूम था कि यहाँ पे b का वैल्यू 0 है। कंपाइलर ने तो बस सिंटैक्टिकली वेरीफाई किया, बस सब कुछ सिंटैक्टिकली चेक किया, बस सब कुछ, समझा? तो ऐसा। और जो आपको मैंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बताया था कि जब कोई एक्सेप्शन अक्कर होगी, दैट इज व्हेन एन एक्सेप्शन अक्कर्स, द जावा रन टाइम सिचुएशन, सॉरी, द जावा रन टाइम सिस्टम विल जनरेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिलेटेड एक्सेप्शन क्लास, और उस एक्सेप्शन के क्लास के ऑब्जेक्ट को उस स्टेटमेंट में ही थ्रो करेगा। फिर अब वो आपके ऊपर है कि आप उसे ट्राई कैच से हैंडल करना चाहते हैं या फिर थ्रोस करके कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करना चाहते हैं, राइट? तो ये हम समझेंगे आगे कि ये थ्रोस और रिटर्न करने का मतलब क्या है। फिलहाल
एक और बहुत सिंपल और बहुत बेसिक सा एग्जांपल है यही चीज़ समझाने के लिए कि एक्सेप्शन एक सिचुएशन है जो जनरेट हो गए। देखो, एक मैं और प्रोग्राम डिफाइन करता आपके लिए, जिसमें मैं इनपुट लूँगा, डेटा इनपुट स्ट्रीम या बफर्ड रीडर, किसी से भी इनपुट ले सकते हैं। अब मुझे ऐसा सिंपल सिचुएशन चाहिए कि मैं एक यूज़र से नंबर इनपुट लूँगा और उसे पार्स करवाऊँगा स्ट्रिंग में से। चल, मैं उसे इनपुट नहीं लेता क्योंकि इनपुट के लिए मुझे फिर से आपको आईओ एक्सेप्शन के बारे में बताना पड़ेगा, तो और कन्फ्यूजन नहीं बढ़ा रहा, मैं आपको एक सिर्फ सिंपल सिचुएशन समझाता। देखो, दिस इज अगेन क्लास test2, ये मेन मेथड, उसमें ये एक स्ट्रिंग, पहले तो स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू, मैं डबल कोट में देता उसको 15, सिंपल एक स्ट्रिंग वैल्यू और एक इंटीजर। अब मैं एक मैसेज system.out.println मेन स्टार्ट्स, बराबर। अब एक रैपर क्लास इंटीजर और उसका स्टैटिक मेथड parseInt, और इस इंटीजर डॉट parseInt से मैं जो इनपुट आया 15, या ऐसे समझो जो आपके पास स्ट्रिंग इनिशियलाइज्ड है वैल्यू, ये वाला आप उसको पार्स करवाएंगे, बराबर। इस parseInt का यूज तो हमको मालूम है कि द parseInt मेथड will convert and return, yes, and will convert the parameter string into an int value and returns, बराबर है। इसलिए तो हमने बहुत सारे इनपुट में parseInt से पार्स करवाया इनपुट को। तो अब आपको ये कंसिडर करना है कि यूजर ने एक इनपुट दिया था जो था 15, जो आपने रीड लाइन से रीड किया एज स्ट्रिंग, और वो आपने पार्स करवाया, बराबर। अब parseInt क्या करेगा, एक स्ट्रिंग में न्यूमेरिक वैल्यू जो है, उस न्यूमेरिक वैल्यू को नंबर टाइप में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज इट बिकम्स 15। अब मैं आपको प्रिंट करके बताऊं तो system.out.println आफ्टर पार्सिंग a इक्वल टू और a का वैल्यू, और फिर system.out.println मेन एंड्स। सिंपल। मैं अगेन इसको भी सेव कर देता test2, सेव कर देंगे उसको, ये फिर से इसको कंपाइल कर लेंगे जावा सी test2.java, और उसी को रन करेंगे जावा test2। देखो बराबर आया ये, तो मेन स्टार्ट्स, फिर आपने पार्स किया और आफ्टर पार्सिंग ए बिकम्स स्ट्रिंग 15 में से इंट 15। क्लियर, एकदम बेसिक एग्जांपल। अब इसी जगह पे एक छोटा सा चेंज, बराबर। अब मैंने यहाँ पे अगेन स्ट्रिंग ही है, पैरामीटर बरोबर है क्योंकि parseInt का सिग्नेचर ऐसा था ना, इफ यू रिमेंबर, इट इज पब्लिक इंट parseInt, और उसे एज पैरामीटर चाहिए कोई स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू, और ये स्टैटिक मेथड, ये उसका सिग्नेचर था parseInt का। तो मैंने वैसा ही किया, उसको कोई स्ट्रिंग वेरिएबल दिया पैरामीटर में, मतलब सिग्नेचर के अकॉर्डिंगली ये बराबर है, जिसको वैल्यू को स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग टाइप का ही उसे बना लिया। अब आप इसी प्रोग्राम को कंपाइल करो, देखो कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं। आप इसको रन करो, देखो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट 15.2, मतलब ये देखो सिंटेक्टिकली प्रॉपर, इसलिए कंपाइल टाइम पे उसने कोई एरर नहीं दिया। पर जब ये स्ट्रिंग वैल्यू 15.2 स्ट्रिंग 15.2 जब ये इंट में कन्वर्ट होने गया तो ये कन्वर्ट हो जाता था, पर ये डॉट स्पेशल सिंबल आते ही उस मेथड ने एक्सेप्शन थ्रो किया, बराबर। तो अगेन मुझे यही प्रूफ करना है कि
इनपुट का और एक्सेप्शन का कोई कंसर्न नहीं होता। इससे पहले का जो एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल में भी, इससे पहले के एग्जाम्पल में भी मुझे यही प्रूव करना था कि इनपुट आने का, रॉन्ग इनपुट आने का और एक्सेप्शन आने का कोई कंसर्न नहीं होता। अगर इसकी जगह पे मैं इनपुट भी लेता था DIS वाला स्टाइल, बराबर, इफ यू ऑल रिमेंबर DIS.readLine, तो अगर मैं इनपुट भी लेता था तो भी यूजर इनपुट देता था 15.2, तो ये रीड लाइन रीड करता था 15.2 और वो इसी पार्सेंट के पैरामीटर में रखता था, तो तभी भी एक्सेप्शन तो आनी ही थी। बस लोगों को क्या लगता था, अरे सर इनपुट दिया और एक्सेप्शन आया, पर इनपुट को उस वक्त कंसर्न ही नहीं था। वो कंसर्न किसको था? पार्सेंट को पार्स करने का कंसर्न था, बराबर। तो स्ट्रिक्टली और एक बार कि एक्सेप्शन और इनपुट को कोई लेना देना नहीं होता, एक्सेप्शन और रॉन्ग इनपुट को भी कोई लेना देना नहीं होता, एक्सेप्शन और कंपाइलेशन को भी कोई लेना देना नहीं होता। एक्सेप्शन ना ही यूजर की गलती है और ना ही प्रोग्रामर की गलती है, वो एक सिचुएशन है जो अक्कर हो जाएगी, बराबर। तो बहुत ही सिंपल चीज है जो मुझे प्रूव करनी है, बराबर। हाँ, अब आगे कि एक्सेप्शन हैंडल करने के दो तरीके हैं, बराबर, सिंपल। अब आगे के सारे डिस्कशन इसी के ऊपर होंगे। सो देयर आर टू वेज ऑफ हैंडलिंग एन एक्सेप्शन। वन इज बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक्स, इसी में यू कैन यूज फाइनली ब्लॉक ऑल्सो, और सेकंड इज बाय यूजिंग कीवर्ड थ्रोस। तो ये दो कीवर्ड, एक थ्रोस है और एक थ्रो, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है शुरुआत में, पर एक बार आपने सारे लेक्चर्स प्रॉपरली देख लिए तो कंफर्म आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो रिमेंबर देयर आर टू वेज ऑफ हैंडलिंग एन एक्सेप्शन। या तो आप ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं, नहीं तो थ्रोस कीवर्ड यूज कर सकते हैं। हाँ, मैं शुरुआत में तो जितने एग्जाम्पल आपके लिए परफॉर्म करूंगा वो सारे एग्जाम्पल में ट्राई कैच से ही परफॉर्म करूंगा, क्योंकि थ्रोस के लिए कुछ और बेसिक क्लियर होने चाहिए जो ट्राई कैच के यूज होते होते आपको क्लियर होंगे, राइट। इसलिए बेहतर है कि हम कुछ एग्जाम्पल शुरुआत के तो एटलीस्ट ट्राई कैच ब्लॉक से ही करेंगे, बराबर। तो द ट्राई कैच ब्लॉक will be preferred, you say, by us, will be preferred by us to demonstrate exceptions and exception handling। अब ट्राई कैच का जनरल सिंटेक्स क्या है? सो ट्राई कैच ब्लॉक का जनरल सिंटेक्स है ट्राई, जिस ट्राई के अंदर होंगे डाउटफुल स्टेटमेंट्स, कितने भी नंबर्स ऑफ डाउटफुल स्टेटमेंट्स, और फिर ट्राई ब्लॉक के इमीडिएट बाद यू मस्ट स्टार्ट कैच ब्लॉक, कैच, और यहाँ पे आपका एक्सेप्शन क्लास का रेफरेंस, और यहाँ पे होंगे सॉल्यूशन स्टेटमेंट्स। ऐसे ये है ट्राई कैच ब्लॉक का जनरल सिंटेक्स, जिसमें ट्राई ब्लॉक कंटेन्स डाउटफुल स्टेटमेंट्स एंड कैच ब्लॉक कंटेन्स सॉल्यूशन स्टेटमेंट्स। सिंपल देखो, द ट्राई ब्लॉक and the catch block contains solution statements।
अब सॉल्यूशन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या, कि अगर इस ट्राई ब्लॉक के स्टेटमेंट्स में एक्सेप्शन आया, सो दिस विल बी द सॉल्यूशन. सो इफ नाउ यू से let us consider two possibilities to understand the execution of try catch. तो possibility number 1, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि if exception occurs in try block, then मतलब अगर इस try block में exception आया, then controls will be immediately transferred to catch block and the catch block executes and program execution continues. मतलब अगर एक्सेप्शन आया तो कंट्रोल्स इमीडिएटली कैच ब्लॉक पे ट्रांसफर हो जाएंगे और कैच ब्लॉक अपना एग्जीक्यूशन चालू करेगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी जारी रहेगा. मतलब आपके प्रोग्राम का जो टर्मिनेट होने वाला पॉइंट था वो अब कैंसिल हो, क्योंकि आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, तो ऑब्वियसली कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस. मतलब कि प्रोग्राम विल नॉट टर्मिनेट. अगर एक्सेप्शन आया तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड द कंट्रोल्स will never return to execute, yeah you say, and the controls will never return to try block again. That is, the remaining statements of try block gets skipped. मतलब कि अगर कंट्रोल्स इस ट्राई ब्लॉक से एक्सेप्शन आया और कैच ब्लॉक में आए तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जारी रहेगा नीचे की ओर, पर ये रिमेनिंग ट्राई ब्लॉक में कभी भी वो वापस नहीं जाएगा. मानो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड करेक्ट और थर्ड में एक्सेप्शन आया यहाँ पे, तो कंट्रोल्स इमीडिएटली कैच ब्लॉक पे ट्रांसफर हो जाएंगे और जो ट्राई ब्लॉक के स्टेटमेंट बच गए वो अब कभी वापस एग्जीक्यूट नहीं होंगे. मींस कंट्रोल्स नेवर रिटर्न्स बैक टू ट्राई ब्लॉक. और पॉसिबिलिटी 2, that is if exception did not occur, कोई एक्सेप्शन ही आया नहीं, then complete try block executes. वो तो ऑब्वियस है बराबर, क्योंकि अगर एक्सेप्शन आया ही नहीं तो सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं. So if exception did not occur, then complete try block executes and the catch block gets skipped. सिंपल, दो ही पॉसिबिलिटी, दो ही सिचुएशन, कि अगर एक्सेप्शन आया तो प्रोग्राम के कंट्रोल्स ऑटोमेटिकली कैच ब्लॉक पे, और अगर एक्सेप्शन ही नहीं आया तो सिर्फ ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, सॉल्यूशन की कैच ब्लॉक की जरूरत ही नहीं. बराबर. अब इस चीज को समझने के लिए मैं जो हमारा कल का एग्जाम्पल था अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला, मैं उसी प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडल करने का मैकेनिज्म ऐड कर दूंगा. सो दिस इज पब्लिक स्टैटिक, ये स्ट्रिंग में यहाँ पे ये इंट a कॉमा b कॉमा c, यहाँ पे इंटेंशनली a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 2 and then system dot out dot println main starts, फिर अगेन system dot out dot println
परफॉर्मिंग डिवीजन, और उसके बाद मैं यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म कर दूंगा, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट println डिवीजन परफॉर्म्ड एंड डिवीजन इज simple. So this is end of main method and this is end of class. मैं इसे भी सेव कर दूंगा test3.java। बराबर। अगेन इसमें तो कोई एक्सेप्शन है नहीं फिलहाल, क्योंकि मैंने b को भी वैल्यू सिंपल 2 ही असाइन की है। अब यहीं पे जावा सी test3.java, कुछ करेक्शन होगा तो यस, फिर तो कुछ भी नहीं, test3 उसको रन करो, एकदम परफेक्ट है। बराबर। मेन स्टार्ट्स परफॉर्मिंग डिवीजन एंड डिवीजन परफॉर्म्ड एंड मेन एंड्स। अब इसी एग्जांपल में वी ऑल नो कि अगर मैंने 0 इनपुट दिया तो प्रोग्राम बराबर तो चलेगा, पर कंपाइलेशन रन करेंगे तो 2 स्टेटमेंट प्रॉपर चलेंगे ये दोनों, और फिर यहाँ पे एक्सेप्शन occurs। बराबर है, एक्सेप्शन विल occur। अब मैं इसी डाउटफुल स्टेटमेंट को ट्राई कैच ब्लॉक में ऐड कर दूंगा। सो दिस विल बी ट्राई एंड दिस विल बी कैच। यहाँ सिंपल। अभी मेरा पूरा कंसर्न इसी ट्राई कैच ब्लॉक पे है। अब इस कैच में ये जो आपका एक्सेप्शन है उसका नाम है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और आपको उसका एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। कुछ भी AE स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसलिए मैंने ऐसा नाम दिया। वैसे मुझे यही नाम देने की, ऑब्जेक्ट बनाने की इसी तरीके से आदत है कि जो क्लास का नाम है उसके कैपिटल लेटर्स से मैं रेफरेंस या ऑब्जेक्ट बना लेता। बराबर। तो अब इसका मतलब जो आपको समझाया था मैंने पिछले लेक्चर में, कि अगर एक्सेप्शन आएगा किसी भी तरीके का तो जावा रन टाइम सिस्टम उस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाएगा और कंसर्न स्टेटमेंट पे थ्रो करेगा। फिर आपको अब वो स्टेटमेंट से कैच ब्लॉक पे वो ऑब्जेक्ट रिसीव करना है, नहीं तो कॉलिंग फंक्शन को वापस रिटर्न करना है। तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब इस स्टेटमेंट को जब रन करेगा तो जावा रन टाइम सिस्टम अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट करेगा, जो मैं यहाँ पे उसको कैच कर लूंगा। बराबर। जो यहाँ से थ्रो होगा और इस ऑब्जेक्ट में वो कैच हो जाएगा। मतलब इधर की जो भी एक्सेप्शन सिचुएशन होगी उसके सारे पैरामीटर्स और उसके सारे इंस्टेंसेस की वैल्यूज आपको AE में मिलेगी। अब फिलहाल तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट println कैन नॉट डिवाइड बाई 0, बस इतना ही। अब एज अ सबसे बड़ा डिफरेंस, अब अगर एक्सेप्शन आई तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा पर प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, जो इस केस में हो गया। एक्सेप्शन आया और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। पर अब ट्राई कैच की वजह से आपकी एक्सेप्शन हैंडल हो गई, और अब वो एक्सेप्शन तो आएगा पर प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। सो अगेन मेक मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट println ट्राई ब्लॉक स्टार्ट्स, और इसके बाद भी एक सिस्टम डॉट आउट डॉट println ट्राई ब्लॉक एंड्स। मतलब अब पहले वो, मैं इसे नॉर्मल रन कर लेता, यहाँ पे आई पुट द वैल्यू b इक्वल टू 2, जिससे वो अपने इस केस में जाएगा कि एक्सेप्शन अक्कर नहीं हुआ। सिंपल। एक्सेप्शन यहाँ पे। सो अगर एक्सेप्शन अक्कर ही नहीं होगा, जो हमने 2 पॉसिबिलिटीज पे बात की, कि अगर एक्सेप्शन अक्कर ही नहीं होगा तो कंट्रोल्स कभी कैच ब्लॉक पे जाएंगे ही नहीं। बराबर। और अगर एक्सेप्शन आया तो ही कैच ब्लॉक पे जाएंगे। तो ये थी अपनी पॉसिबिलिटी 2, कि अगर एक्सेप्शन आया ही नहीं तो हम वही ट्राई करेंगे कि एक्सेप्शन आया ही नहीं। अब इसी प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जावा सी। बराबर। कहाँ है करेक्शन? इज 0 डबल कोट क्लोज।
इसी को चेक कर लेंगे। और ओके, वेरिएबल सी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ओके देखो, ये इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले इसको मैं कंपाइल कर लेता फिर से, और बाद में आपको समझाता कि उसको इनिशियलाइज करने की नेसेसिटी क्यों आई। नाउ जावा टेस्ट 3। अब देखो, मेन स्टार्ट्स बराबर एकदम, मेन स्टार्ट्स परफॉर्मिंग डिवीजन, फिर ट्राई ब्लॉक में एंट्री करेगा, ट्राई ब्लॉक स्टार्ट्स, फिर डिवीजन सक्सेसफुली हो जाएगा क्योंकि मैंने बी का वैल्यू 2 दिया। उसके बाद ट्राई ब्लॉक एंड्स, फिर डिवीजन परफॉर्म्ड, डिवीजन इज 5 और मेन बराबर। अब ये था आपका पॉसिबिलिटी 2 कि एक्सेप्शन आया ही नहीं, तो कंप्लीट ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, पर कैच ब्लॉक का मैसेज कभी आया नहीं, कभी रन नहीं हुआ, क्योंकि कंट्रोल्स कभी कैच ब्लॉक पे गए ही नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन आया ही नहीं। अब इसी एग्जांपल में मैं बी को 0 से इनिशियलाइज कर देता, अब जिससे हमको मालूम है कि यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आए। अब पहले इसको रन कर लेते, ये पहले कंपाइल और फिर उसको रन करें। तो अब देखो, ट्राई ब्लॉक स्टार्ट्स मतलब वो यहाँ तक तो पहुंचा, और उसके बाद एक्सेप्शन आया, तो यहाँ से कंट्रोल्स इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू रिलेटेड कैच ब्लॉक, इसलिए आया कैन नॉट डिवाइड बाई 0। फिर अगेन प्रोग्राम कंटिन्यूस, डिवीजन इज बराबर एंड मेन एंड। तो अब एक चीज सोचो सिंपल, कि जावा का कंपाइलर बहुत स्मार्ट, जावा भी बहुत स्मार्ट। अगर मैं यहाँ पे ये इनिशियलाइज नहीं करता था, ये मानो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और एक्सेप्शन आया, मतलब बी का वैल्यू 0 था और एक्सेप्शन आया, अब आपका प्रोग्राम तो कंटिन्यू हो गया क्योंकि कैच ब्लॉक के एग्जीक्यूशन के बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ। पर जब वो इस लाइन में सी की वैल्यू प्रिंट करने आता था, तो वो प्रिंट क्या करता था, क्योंकि जावा में तो कहीं गार्बेज वैल्यू जैसा सिचुएशन है नहीं, और ऊपर से ये जो आपने डिक्लेयर किया है वो लोकल वेरिएबल है। चलो डेटा मेंबर होते थे तो अभी भी वो डिफॉल्ट टेबल के हिसाब से इनिशियलाइजेशन कर देते थे, पर यहाँ पे तो ये इनिशियलाइजेशन कर नहीं सकते क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। इसलिए इसने स्मार्टली कंपाइल टाइम पे ही आपको वार्निंग दे दिया ना, मतलब एक वार्न कर दिया कि सी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, क्योंकि अगर एक्सेप्शन आए या ना आए, जो भी, अगर एक्सेप्शन आए या ना आए, अगर आपका कैच ब्लॉक ट्राई ब्लॉक कुछ भी गड़बड़ वाला हो गया तो ये प्रिंट क्या करे। सो इसी केस के रिस्पेक्टिवली उसने आपको इनिशियलाइज करने के लिए बताया था, सिंपल। ये बी का वैल्यू 2 और ये सी को इनिशियलाइज नहीं किया, बराबर। देखो उसको ये मालूम ही नहीं है ना कि ये तो डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2 5 होगा, एक्सेप्शन नहीं आएगा, फिर भी उसने आपको एज अ सेफ साइड इनिशियलाइज करने के लिए बोला, क्योंकि ट्राई कैच में आपका एक्सप्रेशन आते ही कंपाइलर ज्यादा क्लेवरली बिहेव करेगा, बराबर। तो मुझे जो समझाना है इस 2-4 एग्जांपल्स से, जिसमें पहला ये कि एक्सेप्शन कोई गलती नहीं है, प्रोग्रामर की नहीं, एंड यूजर की नहीं, इनपुट की नहीं, कंपाइलर की नहीं, वो एक सिचुएशन है जो अक्कर हो जाएगी, और अगर एक्सेप्शन अक्कर हुई तो आपका प्रोग्राम कंपलसरी एक्सेप्शन थ्रो करेगा। जावा रन टाइम सिस्टम कंपलसरी उसका एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट करेगा और उसे उसी स्टेटमेंट पे थ्रो करेगा। फिर अगर वो स्टेटमेंट ट्राई कैच में होगा तो वो स्टेटमेंट से वो कैच ब्लॉक पे थ्रो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट, और अगर आप चाहो आपने थ्रोस लिखा है तो वो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न में थ्रो हो जाएगा, रिवर्स में थ्रो हो जाएगा, बराबर। और एक्सेप्शन हैंडल करने के 2 तरीके, जिसमें से ये है ट्राई कैच, और ये जो ऑब्जेक्ट था वो यही था, बराबर। यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट जनरेट होगा जो इसको असाइन हो जाएगा, बराबर। इसलिए आपका कैच ब्लॉक ये एक तरीके का फंक्शन पैरामीटर जैसा ही हो गया कि आपने कॉल किया और कंट्रोल उसके कैच ब्लॉक से मैच हो गए और कंट्रोल ट्रांसफर हो गए, बराबर। और जो आपको ये एग्जांपल भी समझाया मैंने टेस्ट 2, उसमें भी मुझे वही समझाना था कि बहुत सारे लोग बताते कि इनपुट की वजह से एक्सेप्शन आया,
तो वैसा कुछ नहीं है, इनपुट की वजह से नहीं आया था, पर आपके पार्सिंट ने उसको पार्स नहीं कर पाया, इसलिए पार्सिंट मेथड ने एक्सेप्शन दिया, आपके इनपुट ने नहीं। सिंपल। तो ये चीज फिर से एक बार नोट कर लेना, बराबर। ये बहुत सिंपल ट्राई कैच का एग्जांपल, अगर एक्सेप्शन आता भी था तो भी आपका प्रोग्राम हर केस में पूरा एग्जीक्यूट हुआ। यही तो ट्राई कैच का एप्लीकेशन है, इट प्रिवेंट्स द सडन टर्मिनेशन ऑफ योर थ्रेड, ऑफ योर फंक्शन, ऑफ योर प्रोग्राम, बराबर। और यहाँ पे टर्मिनेट इसलिए हो रहा है क्योंकि मेन खुद एक थ्रेड है और इस प्रोग्राम में एक ही थ्रेड है। आगे कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिसमें आप एक से ज्यादा थ्रेड पे मैं आपको एक्सेप्शन लाके बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो सिंपल एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक बहुत बेसिक सा मैकेनिज्म। अगले लेक्चर में मैं कुछ और प्रोग्राम्स करता एक्सेप्शन रिलेटेड और एक्सेप्शन के हैंडलिंग के रिलेटेड, ठीक है।